मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, ज़माना ये समझा कि मैं पी के आए। मित्रों, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने जीवन परिचय एक प्रस्तुत करूँगा, और ये जीवन परिचय हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचनात्मक साहित्यकार माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य में एक अलग स्थान प्राप्त है, और इनसे संबंधित हिंदी में प्रश्न आते हैं, इनकी शैली से संबंधित, इनकी रचनाओं से और इनकी जो भाषा शैली है उससे संबंधित, तो आपको लिखने में आसानी होगी। इनका जीवन परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और हिंदी जो बीए थर्ड ईयर है उसमें शामिल किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, और इनका निबंध भी शामिल किया गया है लज्जा और गिलानी, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए पहले तो हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है वो 4 अक्टूबर, याद रखना 1982 इसमें दिया गया है, 82 या 84 में ज़िला बस्ती में हुआ था, और 2 फरवरी 1941 को बनारस में इनका मृत्यु हुई थी, इनका इंतकाल हुआ था। इनकी शिक्षा जो है वो काशी विश्वविद्यालय में हुई, और इनका व्यवसाय हमेशा जो है वो लेखन और इतिहासकार। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, और लेखन और इतिहासकारिता इनकी जो है वो व्यवसाय है। अब आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वो 1884 में बस्ती जिला बताया था, अगौना नामक गांव में इनका हुआ था। और इनकी माता जो थी उनका नाम, इनकी माता का नाम, माता जी जो थी उनका नाम जो है वो निवासी था, और इनके पिता जो हैं चंद्रवली शुक्ल, पंडित चंद्रवली शुक्ल थे। और इनके पिता जो थे वो कानून गो थे, सदर कानून गो के पद पर मिर्ज़ापुर में वो जो है नियुक्त थे, और पूरा परिवार ये अपने साथ में लेकर चले गए थे। इस वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी उनके साथ चले गए मिर्ज़ापुर। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। इस तरह मातृ सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्प आयु में ही परिपक्व बना दिया। ये कहा जाता है कि परिस्थितियां जो हैं वो व्यक्ति को विद्वान बना देती हैं। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कम उम्र में ही, यानी छोटी उम्र 9 साल की उम्र में इनकी माता का जो है सुख वो इनके से चला गया, माता का इनके देहावसान हो गया। अध्ययन के आगे जानते हैं। लगनशीलता शुक्ल जी में बाल्यकाल से ही थी, यानी बचपन से ये एजुकेशन की तरफ माइल थे, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण ना मिल सका। मिर्ज़ापुर के लंदन मिशन स्कूल से सन 1901 में स्कूल फाइनल परीक्षा FA उत्तीर्ण की, और इसके बाद उनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें। लेकिन क्या हुआ, किंतु शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में ना होकर साहित्य में थी, यानी साहित्य प्रेमी थे। अतः परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वे इसमें अनुत्तीर्ण रहे, यानी जो वकालत की परीक्षा थी उसमें अनुत्तीर्ण हो गए थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अनुत्तीर्ण रहे, और शुक्ल जी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव ना हो सका। जाहिर सी बात है, जो साहित्यकार होता है, कवि हो या गद्यकार हो, उसका स्वभाव जो होता है वो हमेशा स्वाभिमानी होता है। अब आगे देखिए, 1903 से 1908 तक आनंद कदम्बिनी के सहायक संपादन का कार्य किया, और 1904 से लेकर 1908 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। ये वही लंदन मिशन स्कूल है जहाँ से इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा अपनी पास की थी। पढ़ाई इन्होंने यहीं से की, इसी कॉलेज से, जिसमें अध्यापक हुए। इसी समय से इनके लेखन पत्र, यानी इसमें अध्यापन कार्य किया, वहीं से लेखन पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे,
और धीरे धीरे उनकी विद्वता का यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने, काशी याद रखना ये बहुत ही अहम है, काशी नागरी प्रचारणी सभा जो थी उसने इन्हें क्या करा, हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादन का कार्य जो है भार सौंप दिया, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। इसी संबंध में यानी नागरी प्रचारणी सभा के ये शब्द सागर के सहायक संपादक बने। इसी संबंध में एक दूसरे हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, निबंधकार हैं श्याम सुंदर दास। उनके अनुसार उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में क्या लिखा है, इसे उर्दू में कहते हैं उनके कौल या उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू श्याम सुंदर दास। उनके शब्द में कह सकते हैं कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वागपूर्णता का अधिकांश श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के भी संपादक रहे। याद रखना 1919 में काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय जो है बनारस में, काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, यानी प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए, जहां बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम काल तक 1941 तक विभागाध्यक्ष का पद जो है वो सुशोभित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो कृतियां हैं उनके बारे में जानते हैं। इनकी कृतियों के 3 प्रकार हैं, समझ लेते हैं एक एक करके। पहले मौलिक कृतियां संपादित करें, यानी इन्होंने जो संपादित की हैं मौलिक कृतियां, उनके बारे में जानते हैं। इनके भी 3 प्रकार हैं, इनके संपादन कृतियों के भी मौलिक 3 प्रकार हैं। देखते हैं आलोचनात्मक ग्रंथ। सबसे पहला एक प्रकार है इनका आलोचनात्मक ग्रंथ। इसमें इन्होंने सूरदास तुलसी जैसी पर कई की गई आलोचनाएं, यानी तुलसी हैं, सूर हैं, जैसी हैं, इन तीनों पर आलोचनात्मक जो है इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे क्या है? काव्य रहस्यवाद, ये भी इनकी रचना है आलोचनात्मक। इसके बाद में काव्य अभिव्यंजनावाद और रश्मिमीमांसा आदि शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। याद रखना आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं और निबंधात्मक इनके ग्रंथ जो हैं वो कौन से हैं, अलग अलग तरह से याद रखना। इसके बाद में उनके निबंध चिंतामणि, निबंधात्मक रचनाएं इनके देखिए, ग्रंथ देखिए, जिसमें चिंतामणि नामक ग्रंथ के 2 भागों में संग्रहित हैं। अब चिंतामणि के निबंधों के अतिरिक्त अगर देखें तो शुक्ल जी जो हैं उनके कुछ अन्य निबंध भी लिखे हैं उन्होंने। और वो कैसे निबंध हैं, निबंधात्मक ग्रंथ जो इनके हैं, निबंध जो इन्होंने लिखे हैं, जिसमें मित्रता, ये याद होगा आपको, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मित्रता, अध्ययन आदि निबंध सामान्य विषयों पर लिखे गए निबंध हैं। मित्रता निबंध जीवनोपयोगी विषय पर लिखा गया उच्च कोटि का निबंध है और जिसमें शुक्ल जी की लेखन शैली गति विशेषताएं झलकती हैं। इसी तरह से इनका एक और निबंध है क्रोध निबंध में इन्होंने सामाजिक जीवन में क्रोध का क्या महत्व है और क्रोध की मानसिकता जैसे संबंधित पहलुओं का विश्लेषण किया। इसके बाद में इनका तीसरा जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उस पर बात करें तो हिंदी साहित्य का जो है इतिहास, इनका अनूठा ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब कुछ अनुदित कृतियाँ इन्होंने जो संपादित की थी उन पे अगर हम लोग बात करना चाहें तो देख सकते हैं शुक्ल जी की अनुदित कृतियाँ जो हैं कई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है शशांक उनका बंगला से अनुवादित उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी से विश्व परिपंच, आदर्श जीवन, मैगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद आदि रचनाओं का अनुवाद किया है हिंदी में। आनंद कुमार शुक्ला द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुवाद कर्म नाम से रचित एक ग्रंथ में उनके अनुवाद कार्यों का विस्तृत विवरण किया गया है।
ये किसने किया है? आनंद कुमार शुक्ला ने। इसके बाद में संपादित इनकी कृतियां जो हैं, इन्होंने जो संपादन कार्य किए हैं, संपादित कृतियों में अगर हम लोग देखें तो संपादित ग्रंथों में हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका और भ्रमर गीत सार और तुलसी सूर जैसी ग्रंथावली उल्लेखनीय हैं। भाषा शैली अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम लोग देखते हैं तो उसमें जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं जी, उनके गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है और इसके भी प्रायः दो रूप हैं। खड़ी बोली की इन्होंने इस्तेमाल की है अपनी भाषा में, लेखन कार्य में, और उसमें भी दो रूप, एक तो क्लिष्ट और जटिल, इसके बारे में जानते हैं। एक तो इनका रूप जो है खड़ी बोली का क्लिष्ट और जटिल है, जिसमें गंभीर विषयों के वर्णन तथा आलोचनात्मक निबंधों में भाषा का क्लिष्ट रूप मिलता है। याद रखना, गंभीर विषयों पर बड़ा आलोचनात्मक इन्होंने जो निबंध लिखे हैं उसमें अपनी भाषा का इस्तेमाल जो किया है वो क्लिष्ट का ही इस्तेमाल किया है, और विषय की गंभीरता के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी है। गंभीर विषयों को व्यक्त करने के लिए जिस संयम और शक्ति की आवश्यकता होती है वह पूर्णतः विद्यमान है। अतः इस प्रकार को भाषा क्लिष्ट और जटिल होते हुए भी स्पष्ट है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है और सरल व्यावहारिक भाषा का सरल और व्यावहारिक रूप भी दूसरा इनका देखिए, भाषा इनकी कैसी है? सरल और व्यावहारिक रूप में भी शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में मिलता है। इसमें हिंदी के प्रचलित शब्दों को ही अधिक ग्रहण किया गया है, यथा स्थान उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ। भाषा को अधिक और सरल व्यावहारिक बनाने के लिए शुक्ल जी ने तड़क भड़क, अटकल, पच्चू आदि ग्रामीणी बोलचाल के शब्दों को भी अपनाया है तथा 9 दिन चले अढ़ाई कोस इनकी ये मतलब मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पेट फूलना, कांटों का चलना आदि मुहावरों का भी प्रयोग निसंकोच होकर किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके बाद में शुक्ल जी का दोनों प्रकार की भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था। वह अत्यंत परिमार्जित, प्रौढ़ और व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष है। उसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं। शब्द मोतियों की भांति वाक्यों के सूत्र में गुथे हुए हैं। एक भी शब्द निरर्थक नहीं, प्रत्येक शब्द का अपना पूर्ण महत्व है, यानी अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अब इन्होंने शैली जो है संपादित इन्होंने शैली का जो इस्तेमाल किया है उसमें इनका देखते हैं शैली इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की शैली में क्या है। शुक्ल जी की शैली पर उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप है। यही कारण है कि प्रत्येक वाक्य पुकार कर कहता है कि वह उनका है। सामान्य रूप से शुक्ल जी की शैली अत्यंत प्रौढ़ और मौलिक है। इसमें गागर में सागर पूर्ण रूप से विद्यमान है। शुक्ल जी की शैली के मुख्यतः 3 स्वरूप हैं। याद रखना, इनकी शैली के भी, इनके लेखन कार्य के भी और इनके व्यक्ति 3 ही स्वरूप हैं। अब इनकी जो भाषा शैली जो है उसके 3 स्वरूप कौन से हैं? आलोचनात्मक शैली। शुक्ल जी ने अपनी आलोचनात्मक निबंध इसी शैली में लिखे हैं। इस शैली की भाषा गंभीर है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। वाक्य छोटे छोटे, संयम और मार्मिक हैं। भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है कि उनको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इसके बाद में गवेषणात्मक शैली में देखें, इस शैली में शुक्ल जी ने नवीन खोजपूर्ण निबंधों की रचना की है। आलोचनात्मक शैली की अपेक्षा यह शैली अधिक गंभीर और
दुरूह है। इसमें भाषा क्लिष्ट है, वाक्य बड़े बड़े हैं और मुहावरों का नितांत अभाव है। इसके बाद में भावात्मक शैली। इस शैली में क्या किया है, शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध भावनात्मक शैली में लिखे गए हैं। यह शैली गद्य काव्य का सा आनंद देती है, यानी गद्य में लिखा है और काव्य का आनंद देती है भावात्मक शैली। इस शैली की भाषा व्यावहारिक है और भावों की आवश्यकता अनुसार छोटे और बड़े दोनों प्रकार के वाक्यों को अपनाया गया है। बहुत से वाक्य तो सूक्ति रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रचलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मुहावरा है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी के निबंधों में निगमन पद्धति, अलंकार योजना, तुकदार शब्द, हास्य, व्यंग, मूर्तिमत्ता आदि अन्य शैलीगत विशेषताएं भी मिलती हैं। तो इस तरह से हमने आज जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन पे बात की, इनकी रचनाओं पर बात की और इसके साथ साथ में इनकी भाषा शैली पर भी बात की। इसको बीए थर्ड ईयर में शामिल किया गया था। अब अगले चैप्टर में इनका जो निबंध शामिल है लज्जा और गीलानी, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।